अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फार्मा नाइट। लास्ट वीडियो में हमने देखी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, उसकी ब्रांचेस के नाम, ड्रग की डेफिनेशन और उसके सोर्सेज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स को किस तरह से हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स को हम जो है वो ओरली लेते हैं, कुछ ड्रग्स जो हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि इंजेक्शंस लग रहे हैं, और मतलब मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। तो हम ड्रग को किस किस तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात ये आ जाती है कि कौन सी चीज़ है जो डिटरमाइन करती है कि ड्रग को हम इस अंदाज से ले रहे हैं। उनमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है? जिनके अंदर आ जाती है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो ड्रग है वो लिपिड में सॉल्युबल ज़्यादा है या एक्वस सॉल्युबल ज़्यादा है। मतलब कि वो लिपिड्स में ज़्यादा मिक्स होता है या वाटर के अंदर ज़्यादा मिक्स होता है। तो ये इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि हम कौन-सा जो रूट है उसके ज़रिए ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट उसका आ जाता है थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? कि हम चाह रहे हैं कि ड्रग का इफ़ेक्ट किस तरह का हो, उसका रैपिड इफ़ेक्ट हो, ठीक है? या उसका जो है वो डिलेड इफ़ेक्ट हो, वो कौन-सा इफ़ेक्ट हो। यानी कि बाज़ औक़ात होता है ना कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन होती है और इमरजेंसी में चाहिए कि ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर होता और वो अपना काम जाके करता। तो उस केस में जो है ना हम देख लेते हैं कि कौन-सा ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ड्रग जो है ना वो ज़्यादा जल्दी बॉडी के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग और थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव, ये दोनों फिर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं कि हम कौन-सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो चूज़ करेंगे। अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बात करें तो जो मेन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है ना वो एंट्रल और पैरेंटल है, ठीक है? एंट्रल जो ओरल कैविटी के ज़रिए देते हैं और पैरेंटल, पैरा और एंट्रल 2 वर्ड्स का मजमूआ, यानी कि एंट्रल के अलावा जितने भी रूट्स हैं वो पैरेंटल में होंगे। अगर हम देखें इसकी थोड़ी-सी डिटेल, तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये हमें मुकम्मल ब्रीफिंग दे रहा है इस टॉपिक के बारे में। इसको ध्यान से देख लीजिए। जो लोकल है उसमें हमने अदर्स का नाम ले लिया, ठीक है? कि अदर्स अदर्स हैं, और जो सिस्टमिक है उसके अंदर हमारे पास एंट्रल और पैरेंटल दोनों आ जाते हैं। अदर्स के अंदर हमारे पास टॉपिकल, डीपर टिश्यू में आर्टेरियल सप्लाई वगैरह, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर आपसे सुनता है, वो कौन सा सुनता है, वो एंट्रल और पैरेंटल सुनता है, ठीक है? एंट्रल जिसके अंदर हमारे पास एक तो ओरल कैविटी के ज़रिए जो हम ले रहे हैं, तो ओरल कैविटी के ज़रिए या तो हम उसको स्वेलो कर रहे हैं जिसमें आएगा हमने कि ये जो ड्रग है हमने ओरली ली है, ठीक है? या फिर सबलिंगुअली यानी ज़ुबान के नीचे हमने रखी है। जैसे एंजिसाइड की टैबलेट्स आती हैं नाइट्रोग्लिसरीन की, जो एंटी एंजाइनल होती है, यानी एंजाइना के खिलाफ, एंजाइना की पेन के खिलाफ जो दी जाती हैं। अब क्या होता है कि ज़ुबान के नीचे जो कैपिलरीज़ मौजूद होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि उनके अंदर ड्रग की डायरेक्ट अब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है और फिर वहाँ से डायरेक्ट जो ड्रग है वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में या ब्लड में जाके एंटर हो जाता है और अपना काम करता है। रेक्टल में देखते हैं कि कौन सी ड्रग जो हम डायरेक्ट रेक्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रेक्टम के अंदर इंट्रोडक्शन से क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्ट जो वहाँ पे जो ड्रग है वो अब्ज़ॉर्ब होती है। लोकल या सिस्टमिक दोनों तरह के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो पैरेंटल है। पैरेंटल के अंदर हमारे पास इन्हेलेशन आ जाता है, मतलब कि जो इन्हेल कर रहे हैं ड्रग्स इनटू द बॉडी। अब वो इन्हेलेशन हम जो है वो ओरल कैविटी के ज़रिए, यानी मुँह के ज़रिए भी इन्हेल कर सकते हैं उसको, या नाक में भी वो इन्हेलर्स का स्प्रे कर सकते हैं, यानी नेज़ल इन्हेलर्स। तो हमारे पास जो है वो इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शन यानी कि जो इंजेक्ट किया जाता है। ये सिरिंजेस हो सकती हैं या फिर जो ड्रिप्स वगैरह लगाई जा सकती हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो इंजेक्शंस में आ जाते हैं। इंट्रावेनस वेन्स के अंदर डायरेक्टली, इंट्रामस्कुलर मसल्स में, सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, इंट्राथिकल यानी कि जो डायरेक्ट ड्रग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर एंटर होता है, इंट्राडर्मल यानी कि जो डर्मिस लेयर के अंदर हम अप्लाई करते हैं ड्रग को या फिर इंजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो एंट्रल के 3 मेन रूट्स आ जाते हैं, ओरल, सबलिंगुअल और बक्कल। ओरल मैंने आपको बताया कि जो स्वेलो करते हैं, सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे, और बक्कल, बक्कल कैविटी यानी कि जो हमारी माउथ की कैविटी है, कहीं पे भी जैसे चीक और गम्स के दरमियान हमने अपने ड्रग को रख दिया। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा वाइज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आपने ये करना है कि इसकी एक ओवरव्यू ले लें अच्छे से, कि आपको वो पूछे ना तो आंखें बंद करके आपको वो सारा आ रहा हो कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये है और इस तरह से, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं। ये चीज़, दूसरी चीज़ आपसे ये पूछता है कंपैरिजन करें, ठीक है? कि कंपैरिजन करें आपके लिए जो है ना वो इस वक्त आईवी बेहतर रहेगा या फिर अगर आप ओरल लें वो बेहतर रहेगा, और कौन-सा बेहतर रहेगा उसकी वजह क्या है, और कौन-सा नहीं बेहतर रहेगा उसके मतलब आप वजूहात बताएँ कि इसके डिफेक्ट्स क्या-क्या हैं, तो वो आपने बताने होंगे। तो वो मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक में साथ-साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें ना तो माउथ के ज़रिए हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं जो ओरली जाने वाली ड्रग्स हैं, सेफ़ेस्ट होती हैं। ये सेफ़ क्यों होती हैं?
अगर वो आपसे कंपैरिजन पूछेगा तो उसके अंदर एक पॉइंट आपने ओरल के हवाले से ये भी बताना है कि ड्रग्स या जैसे कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स वगैरह हैं, सिरप्स वगैरह, ये अगर हम एडमिनिस्टर करें थ्रू द ओरल रूट तो फिर क्या होता है, ये सेफ़ होती हैं। क्यों सेफ़ होती हैं? एक तो चीज़ ये है कि अगर इनके अंदर कंटामिनेशन है माइक्रोब्स वगैरह की, तो वो जो है ना हमारे स्टमक के एसिड के ज़रिए डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि जीआईटी के अंदर उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि पायरोजेंस जो है ना उनकी कह लें कि जो प्रेजेंस के चांसेस हैं वो कम से कम होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सेफ़ क्यों है, कि इस वजह से सेफ़ है क्योंकि जो एक्स्ट्रा ड्रग होती है उसकी हो जाती है इनएक्टिवेशन बाय द लिवर। जब उसने अब्ज़ॉर्ब होना है तो अब्ज़ॉर्ब होने के बाद जो है वो लिवर के अंदर भी जाना है उसने, ज़ाहिर है पोर्टल सर्कुलेशन लिवर के अंदर जाती है, तो वहाँ जाके इसका फर्स्ट पास इफ़ेक्ट यानी कि जो लिवर है ना उसके एंजाइम्स कुछ ड्रग्स को इनएक्टिवेट कर सकते हैं बाय मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ड्रग्स की हो जाएगी डिग्रेडेशन, और जितनी हमें ड्रग्स चाहिए थी इनटू द बॉडी वो हमें मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके सेफ़ होने का वो ये है कि इसके अंदर अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे लोग जो हैं वो नींद की गोलियों का फक्का मार लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, उस टॉक्सिसिटी को करना है रिवर्स, तो हम एंटीडोट इस्तेमाल कर लेंगे। तो एंटीडोट जो है ना हम ओरल के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हमने ड्रग को वेन्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया ना तो उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसको हम एंटीडोट के ज़रिए रिवर्स नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम चारकोल को ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं, चारकोल जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए। ये मोस्ट कॉमन जो है ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है। क्यों मोस्ट कॉमन है? इस वजह से मोस्ट कॉमन है क्योंकि जो ड्रग्स है ना वो चूँकि उनका बनाना उनका बड़ा आसान होता है, कन्वीनियंट मेथड होता है, इकोनॉमिकल मेथड होता है, यानी कि उनको चूँकि बनाना आसान है, ठीक है, वो कन्वीनियंट मेथड है, तो फिर क्या होगा कि वो इकोनॉमिकल है, उनको जो है बनाने के लिए कोई इतने कह लें कि आयत करीमा नहीं पढ़ना पड़ता और ना पापड़ बेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट वेज़ है, वेज़ में मतलब उसे स्वेलो कर सकते हैं, ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं, टीथ और गम मतलब जो बकल कैविटी है उसके अंदर हम रख सकते हैं, तो ये इसके वेज़ आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम ओरल के अंदर देखें तो ये यानी कि ईज़िली सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं ड्रग को, ईज़िली हम मतलब ज़ुबान के ऊपर रखा और ऊपर से पानी पी लिया, ठीक है, उसको स्वेलो कर लिया। यकीन जाना ये आसान तरीका है, वो कह रहा है आसान है, सेल्फ एडमिनिस्टर इसको करना बहुत आसान काम है। कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे हैं उनके लिए इसको मुश्किल होता है स्वेलो करना, और जो ज़ईफ़ लोग हैं उनके लिए मुश्किल होता है। टॉक्सिसिटी कैन बी ओवरकम, जैसे मैंने आपको बात कर बता दी है कि टॉक्सिसिटी इसके ओवरकम की जा सकती है एंटीडोट के ज़रिए, जैसे चारकोल वगैरह। कॉम्प्लिकेटेड अब्जॉर्प्शन इन जीआईटी, ठीक है, कि अब्जॉर्प्शन इसकी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो जैसे कि फ़ूड मौजूद है या नहीं है, कुछ ड्रग्स जो हैं वो फ़ूड के ज़रिए उनकी अब्जॉर्प्शन इफ़ेक्ट होती है, कि कुछ ड्रग्स के ज़रिए इफ़ेक्ट होती है, यानी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। तो इसकी डिटेल हम आने वाली वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। मॉडिफाइड रिलीज़ डोजेज फॉर्म जो है ना हम ओरल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एंटीरी कोटेड या फिर सस्टेन्ड रिलीज़, ठीक है, एंटीरी कोटेड यानी कि वो जो टैबलेट है ना उसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है। हो सकता है कि वो ड्रग जो है ना हमारी स्टमक के अंदर जाके किसी तरह की इरिटेशन कर दे, स्टमक म्यूकोज़ा को इरिटेट कर दे। जैसे एनसिड्स हैं हमारे पास, जो कॉमन हम पेन किलर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, एनसिड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं कि हमारी जीआईटी के अंदर जाके जो स्टमक है ना उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। इस चीज़ को हम एनसिड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेन उसकी हम बात करते चले जाएँ ताकि हमें एंटीरिकोटिन की समझ आ जाए। उसमें क्या होता है कि जो ड्रग है ना उसने क्या करना है, यानी जो एनसिड्स हैं उसने प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को रोक देना स्टमक के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक के अंदर क्यों चाहिए? प्रोस्टाग्लैंडिन इसलिए चाहिए क्योंकि वो स्टमक के अंदर म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, ठीक है। अगर म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी तो जो स्टमक का एसिड है ना वो स्टमक की वाल्स को ही डिग्रेड करना शुरू कर देगा, उन्हीं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो अगर वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होंगे तो म्यूकस लेयर नहीं बनेगी और स्टमक खुद को नुकसान पहुंचाएगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को कौन रोक रहा है? एनसिड्स रोक रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एनसिड्स जो है ना वो स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब ना हो, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब हो। तो क्या करेंगे हम, जो एनसिड्स है ना उनके ऊपर कोटिंग कर देंगे, एंटीरी कोटिंग कर देंगे। जैसे आइबुप्रोफिन जो है ना, ब्रूफिन की टैबलेट्स आपने देखी होंगी कि वो जो पेन किलर्स होती हैं उनका ऊपर पिंक कलर की शुगर कोटिंग हुई होती है, वो बंटियों की तरह, जैसे बंटियाँ नहीं होती उस तरह की लग रही होती है, तो उसको हम कहते हैं ये एंटीरी कोटिंग है। सस्टेन्ड रिलीज़ यानी हम चाह रहे हैं कि ये जो ड्रग है वो स्टमक में रिलीज़ ना हो, वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ हो, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका इफेक्ट चाहिए। तो हम उसके ऊपर इस तरह के कोटिंग कर देंगे, या फिर हमें उस अंदाज से उसका जो है ना वो केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे कि वो जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो, तो ये फिर हमारे सस्टेन्ड रिलीज़ में आ जाता है।
तो नेक्स्ट अगर हम देखें सबलिंगुअल या बक्कल है, तो उसमें क्या होता है कि ज़ुबान के नीचे जो कैपिलरीज़ होती हैं ना, ठीक है, छोटे होते हैं, आपने अक्सर ज़ुबान उठा उठा के देखा होगा शीशे में। तो ज़ुबान के नीचे जो है ना मुख्तलिफ़ कैपिलरीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि उनके अंदर डायरेक्ट जो है ना वो ड्रग एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तब डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है कि ना तो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होगा, ना वो जीआईटी के ज़रिए पास करेगी, ना वो लिवर तक पहुँचेंगी, ना उसकी लिवर में जाके मेटाबॉलिज़्म होगी और ना ही वो लिवर में जाके डिग्रेड होगी। जब वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो, यानी कि जो कह लो कि इसका एक्शन है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑनसेट बोलना था मैंने। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है ना वो हमें मिलेगा कि जो उसका एक्शन है वो जल्दी हमें शो होना शुरू हो जाएगा सबलिंगुअल अगर हम देखें। फॉर एग्जांपल एनजीसेड की टैबलेट्स है ना, एनजीसेड की टैबलेट जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन उसका केमिकल फार्मूला है, तो ये हम देते हैं एंजाइना के ख़िलाफ़, जो एंजाइना की पेन होती है ना उसके ख़िलाफ़। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन्होंने जो पेशेंट्स हैं ना उनको वो टैबलेट्स दी होती हैं कि जैसे ही आपको लगे कि आपको पेन स्टार्ट हो रही है या होने लगी है, फीलिंग्स आएँ आपको इस तरह की, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से एक टैबलेट निकालनी है और ज़ुबान के नीचे रख लेनी है। तो वो सब लिंगुअल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पैरेंटल जिसके अंदर आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस, मतलब आईवी हम वेन्स के अंदर, जो आईएम है वो मसल्स के अंदर और सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर जो हम देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि इसके प्रॉपर्टीज़। तो डायरेक्टली अब्जॉर्ब इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाती हैं। और हम क्या करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो ओरल ड्रग्स नहीं ले सकते, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उन्हें स्वेलो करने में ज़रा मुश्किल आ रही होती है, तो फिर क्या होता है कि हम उन्हें इंजेक्शंस लगा देते हैं। वो अलग बात है कि इंजेक्शन के नाम से वो बेचारे इतने खौफज़दा होते हैं, लेकिन जो इंजेक्शंस है ना वो फिर हम इस वजह से देते हैं क्योंकि वो ओरल नहीं ले सकते ड्रग। ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव है, यानी कि जो अनकॉन्शियस हैं, उन्हें होश नहीं है, वो बेहोश हैं, कोमा में हैं, ठीक है, तो उनको तो हम नहीं ना ओरल ड्रग दे सकते कि ये लो पकड़ो टैबलेट, अब इसको इंजेस्ट करो और फिर ऊपर से पानी पियो, स्वेलो करो इसको, तो नहीं, ऐसे हम कर सकते। तो उनको क्या करेंगे, हम इंजेक्शंस के ज़रिए जो ड्रग्स है ना वो उनकी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर देंगे। या ये हो सकता है कि कोई पेशेंट जो है उसे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, वो ड्रग उसकी बॉडी में टिकेगा ही नहीं, जब टिकेगा ही नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा, तो इस वजह से क्या करेंगे, हम उसको ओरल नहीं देंगे और उसे इंजेक्शन लगा देंगे कि लो कर लो कमाइयाँ। अगर हम नहीं दे सकते उसको जीआईटी के ज़रिए, तो हम उसको क्या करेंगे कि डायरेक्ट ही एडमिनिस्टर कर देंगे इनटू द आईवी। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो 100% बायो अवेलेबिलिटी जो है ना वो हमें इंजेक्शंस के ज़रिए मिलती है कि जब हम इंजेक्ट करते हैं इनटू द बॉडी। तो ज़ाहिर है उस ड्रग ने क्या करना है कि एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होना है। अगर हम ड्रग को डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे देंगे तो 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी, ज़ाहिर है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ड्रग्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जो कि जीआईटी के ज़रिए सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, मतलब उनकी एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करती है। जैसे हेपरिन है, हेपरिन एक एंटीकोएगुलेंट है, यानी ब्लड को जमने नहीं देती ब्लड को। तो ये एंटीकोएगुलेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो है वो ऐसी ड्रग जो जीआईटी के अंदर डिग्रेड हो जाती है, जैसे हमारे पास इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन जो है ना जीआईटी में डिग्रेड हो जाती है, इसलिए इंसुलिन जो है ना सबक्यूटेनियस दी जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ना सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इंक्लूड कर दिया है कि जो इंट्राडर्मल है उसका एंगल चेंज है, इंट्रावेनस का एंगल चेंज है, सबक्यूटेनियस का एंगल चेंज है और इंट्रामस्कुलर का एंगल जो है वो चेंज है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री डायरेक्ट मसल के अंदर दिया जा रहा है, सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर दिया जा रहा है, इंट्रावेनस में वेन के अंदर दिया जाता है 25 डिग्री पे, इंट्राडर्मल में ये बिल्कुल ऊपर वाली जो सुपरफिशियल सी लेयर है, ये पतली सी जो लेयर है ऊपर वाली जो डर्मिस है उसके अंदर दिया जाता है इसको, इंट्राडर्मल मेडिकेशंस को। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो तरीके इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और अदर्स में जैसे इंट्राथीकल है और इंट्रा आर्टिकुलर है वगैरह वगैरह। तो ये ज़रा बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है ताकि आपको ये कतअन भी नहीं भूले। तो इसमें क्या है कि 100% इनकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करते हैं और जीआईटी को बाईपास कर देती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलने और कभी भी नहीं भूलने। डिफेक्ट्स इसके अगर हम देखें तो कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले तो हीमोलाइसिस है वो हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है। हीमोलाइसिस मतलब जो ब्लड सेल्स हैं वो रप्चर हो सकते हैं, उनकी थ्रोम्बोसिस यानी कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो है, क्लॉट फॉर्मेशन इनटू द ब्लड वेसल्स वो हो सकता है। इन्फेक्शन रिस्क है, मतलब ज़ाहिर है अब नीडल प्रिक करनी है इनटू द बॉडी, वो इंसर्ट होनी है, तो फिर क्या होगा उसके साथ माइक्रोब्स वगैरह आ सकते हैं,
तो वो इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं। टॉक्सिसिटी कैन नॉट बी रिवर्स, इसके मैंने आपको पहले बात बता दी है कि अब हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्ट एंटर हो जाती है ड्रग, तो फिर हम उसकी टॉक्सिसिटी को क्या कर सकते हैं कि रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये आपको रिकॉल करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप फ्लो चार्ट याद रख लें। अदर्स के अंदर हमारे पास ट्रांसडर्मल है, ट्रांसडर्मल पैचेस वगैरह इनहेलेशन में, नेजल इनहेलेशन, इंट्राथीकल, टॉपिकल और रेक्टल वगैरह। ट्रांसडर्मल में क्या करते हैं जनाब के जो हमारा डर्मिस है, यानी कि डर्मिस जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की, उसके अक्रॉस तो क्या करते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है ना, ये देखें, तो ये उसने पैच लगाया हुआ है, ये एक टेप की तरह से चिपकू सा स्टिकर है, और इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर हमारे पास ड्रग है। ठीक है, जो ड्रग है ना वो क्या करती है कि हमारी स्किन के थ्रू, स्किन को पास करके ब्लड, जो ब्लड वेसल्स है नीचे ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। तो ये तरीका हमारा हुआ ट्रांसडर्मल पैचेस वाला। ठीक है, तो ये रेक्टल है, ये सपोजिटरी हमारे पास, इसको रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर इसके अंदर से जो ड्रग है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती जाती है और इसका जो है ना वो इफ़ेक्ट आ जाता है। और ये जो है हमारे पास टॉपिकल एप्लीकेशन हो रही है जनाब, ये क्रीम अप्लाई किया जा रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल देती चली जाऊँ तो मूव इस्तेमाल की जाती है, पेन हो रही है जी, कमर दर्द हो रही है, लाओ मूव अप्लाई करो, या फिर एंकल स्प्रेन हो गया तो मूव लाओ उसको अप्लाई करो यहाँ पे। तो जो टॉपिकल यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है उसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी। ये इन्हेलर है, ठीक है, ये ओरली इन्हेल कर रहा है ड्रग को। अगर वो कोई ड्रग नाक के अंदर मतलब स्प्रे करता तो वो नेज़ल इन्हेलर होता, तो ये मुंह के ज़रिए ले रहा है। तो ऐसे ड्रग्स पता है क्या होता है कि जो लोग जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के इश्यूज़ हैं, जैसे कि एस्थमा या सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो वो लोग इन्हेलर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ड्रग जो है ना वो डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाके ना वहाँ पे मतलब उसकी एप्लीकेशन हो जाती है। तो अगर हम जीआईटी के ज़रिए देंगे तो वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो उसको देर लग जाएगी। अस्थमा वाले पेशेंट को सांस ही नहीं आ रहा, उसे सांस लाना है, जल्दी से जल्दी उसे सांस आना चाहिए, तो फिर हम इन्हेलेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है कि उन्हें जो है ना वो सांस ईजिली आ जाता है और फ़ौरन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंट्राथीकल है। इंट्राथीकल में क्या होता है कि हम ड्रग्स को इस तरह से इंजेक्ट करते हैं इनटू द बॉडी के, वो डायरेक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाके मतलब उसमें एंटर हो जाते हैं। ये पता है हम क्यों करते हैं? क्योंकि बाज़ ड्रग्स जो है ना, जब हम ड्रग्स की नेचर पढ़ेंगे ना फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह में, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि बाज़ ड्रग्स जो है ना वो सीएनएस के अंदर एंटर नहीं हो सकती, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती अपने स्ट्रक्चर की वजह से, कि वो पोलर होती हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो इस वजह से वो ना हमारे सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होती। और अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो सीएनएस की डिज़ीज़ है, जैसे मेनिंजाइटिस है, तो फिर उसमें क्या होगा कि हमें जो ज़ाहिर है चाहिए ऐसी ड्रग जो उसके अंदर एंटर हो जाए, या तो हम उसका स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे या फिर हम उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से लेंगे कि वो डायरेक्ट हमारे ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाके एंटर हो जाए। ठीक है, बाकी हमने टॉपिकल और रेक्टल की भी बात कर ली है। तो ये देखें ज़रा, ये ओरल रूट है, सिरप दे रहे हैं, टैबलेट्स दे रहे हैं, कैप्सूल्स दे रहे हैं। ये इन्हेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन है कि इन्हेल कर रहे हैं। ये नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंट्रावेनस। ऑक्यूलर मतलब जो आँख में कहते हैं, ट्रांसडर्मल जो स्किन के ऊपर डर्मिस में अप्लाई करते हैं। और ऑटिक, ऑटिक अगर हम देखें तो वो कान के अंदर जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी समरी है, इसको आप देख लेंगे। इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, लोकल इफ़ेक्ट, टॉपिकल इफ़ेक्ट, इन्हेलेशन, रैपिड, टारगेटेड वगैरह। तो ये वैसे नहीं दिल करता तो ना करें। ये जो पिक्चर है ये आपके लिपन कॉर्ड से ली गई है। ठीक है, ये देखिए, जैसे ऑटिक है, ऑटिक जो है वो कान में दिया जाता है। ठीक है, और ऑक्यूलर आँख में, इन्हेलेशन जो है वो नाक में या मुंह के ज़रिए इन्हेल, ओरल जो है वो खाते हैं जो ड्रग, सबलिंगुअल जो है वो ज़ुबान के नीचे, बक्कल आपको मैंने बता दिया कि चीक और गम्स के दरमियान अगर हम ड्रग को रखें तो वो बक्कल कैविटी के अंदर रखी हुई ड्रग होगी। ट्रांसडर्मल पैच उसने लगाया हुआ, जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा स्टिकर। ठीक है, स्टिकर जो लगा देते हैं, स्टिकर के अंदर अगर हम ड्रग को रखा हुआ हो, वो वैसे खुद बनाई गई होती हैं। एपिड्यूरल, एपिड्यूरल यानी कि जो हमारे वेस्ट के नीचे है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर ड्यूरा मैटर जो है ना उसकी जनी मेनिंजेस आपने पढ़ी होंगी फिजियोलॉजी के अंदर। तो जो मेनिंजेस में ड्यूरा मैटर है ना उसके अंदर अगर हम इंजेक्ट करें, रेक्टल यानी रेक्टम के अंदर, पैरेंटल में आईवी यानी इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस वगैरह, टॉपिकल जो हम क्रीम्स वगैरह अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी वीडियो की जान है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो कभी नहीं हो सकता
कि आपको वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई क्वेश्चन पूछे और आपको नहीं आए। ठीक है, इसको पढ़ने से आप इनके दरमियान कंपैरिजन भी डेवलप कर सकते हैं और एक समरी सी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, या आपके पास अगर लिपनकॉट है, ये लिपनकॉट की ली गई पिक्चर है, तो आप क्या करेंगे कि उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या उसके पिक्चर का एंड इस टेबल का, और इसको आप याद कर लें। ठीक है, वैसे तो जो है ना वो जो मैंने आपको बताई हैं ना चीज़ें, वो आपके लिए इनफ हैं, जैसे वाइवा वाइस क्वेश्चन पूछते हैं या वैसे। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको कह रहे हैं कि परफेक्शन की तरफ जाना है, तो ये वाला टेबल को याद कर लें आप। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कुछ समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।